देखिए, मानव विकास का कुल 4 स्तंभ है। पहला समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ध्यान से समझा जाए। ज्योग्राफी। मानव विकास का कुल 4 स्तंभ है। कौन कौन सा स्तंभ है? सबसे पहले समता। समता मतलब क्या होता है? तो मानव विकास का ये पहला स्तंभ है, जिसका मतलब होता है जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। बात समझ में आया? उसके वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। दूसरा है सतत पोषणीयता। इस प्रकार से विकास किया जाए कि आने वाला पीढ़ी को उससे क्या हो? लाभ हो। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए, अभी हम लोग के पास पानी, पेयजल जो है वो बहुत सारा है। जल तो वैसे बहुत सारा है समुद्र में, लेकिन पेयजल हम लोग के पास अभी फिलहाल पर्याप्त मात्रा में। लेकिन आप उसका अति दोहन करिएगा, बहुत ज़्यादा आप उसका बर्बादी करिएगा, तो हो सकता है आने वाला पीढ़ी को वो पानी नसीब नहीं हो और उसको मजबूरी बस समुद्र का पानी पीना पड़े। जैसे कोयला है, कोयला का उपयोग यदि आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि आने वाला पीढ़ी कोयला के बारे में जान भी नहीं सके। इसलिए इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे उसका क्या हो सके? विकास हो सके इस प्रकार से, जिससे भविष्य में भी क्या हो? उसका उपयोग किया जा सके। तीसरा है उत्पादकता। तो मानव विकास का ये तीसरा स्तंभ है, जिसमें उत्पादकता का मतलब होता है कि उत्पत्ति के साधनों को क्या किया जाए? उत्पादित किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। अगला है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण मतलब होता है कि स्वयं से उसका चुनाव करने का शक्ति। आया समझ में? तो मानव विकास का 4 स्तंभ क्या है? तो लिखिएगा, मानव विकास का 4 स्तंभ है। पहला समता। मानव विकास का ये पहला स्तंभ समता है, जिसका अर्थ होता है कि संसाधन का वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तभी मानव विकास होगा। सतत पोषणीयता। इस प्रकार से संसाधन का उपयोग करना चाहिए जिससे आने वाला पीढ़ी को भी उससे क्या हो? लाभ हो। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता में क्या बोलिएगा? तो उत्पादकता मानव विकास का तीसरा स्तंभ है, जिसका मतलब होता है कि उत्पत्ति के साधन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए, विकास किया जाए। और चौथा है आपका सशक्तिकरण। खाली विकासे करके तो नहीं होगा, उसको चुनने का भी तो शक्ति सबको रहना चाहिए। तो इसका ये चौथा स्तंभ है, जिसका मतलब होता है कि सभी लोग उसको क्या कर सके? चुनने का क्षमता रख सके। आया समझ में? संसाधन को क्लियर है? लिखिए, मानव विकास का 4 स्तंभ है। पहला लिख करके डैश दीजिए समता, और समता में लिखिए यह मानव विकास का पहला स्तंभ है। यह मानव विकास का पहला स्तंभ है। यह मानव विकास का पहला स्तंभ है। हाँ, यह मानव विकास का पहला स्तंभ है, जिसका अर्थ है कि जिसका अर्थ है कि संसाधनों का समान तरीके से वितरण किया जाए। जिसका अर्थ है कि संसाधनों का समान तरीके से वितरण किया जाए। दूसरा लिखिए सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में डैश दे करके लिखिए इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य का पीढ़ी भी उससे लाभ ले सके, जिससे भविष्य का पीढ़ी भी उससे लाभ ले सके। अगला लिखिए उत्पादकता। अगला लिखिए उत्पादकता। उत्पादकता में लिखिए
इसका अर्थ है कि साधनों का प्रयोग करके, इसका अर्थ है कि साधनों का प्रयोग करके विभिन्न तरीकों से उत्पादन करना, विभिन्न तरीकों से उत्पादन करना, विभिन्न तरीकों से उत्पादन करना। इसके बाद लिखिए सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है कि लोगों को चुनाव करने का स्वतंत्रता हो। चलिए, मानव विकास का उपागम में पहला लिखिए आय उपागम। क्या हुआ? दोनों भाई है क्या? देखिए, मानव विकास का उपागम, पहला उपागम है आय उपागम। तो आय उपागम में क्या बोलिएगा? तो यदि किसी भी व्यक्ति या किसी देश का आय ज़्यादा है तो उसका मानव विकास भी क्या होगा? ज़्यादा समझा जाएगा। और यदि किसी का आय कम है तो उसका मानव विकास भी क्या समझा जाएगा? कम समझा जाएगा। बात समझ में आया? मानव विकास को मापने का एक अच्छा तरीका आय उपागम है। आय उपागम में यह स्पष्ट माना जाता है कि जिस भी किसी व्यक्ति या देश का आय ज़्यादा होगा उसका मानव विकास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर किसी देश का आय कम होगा तो उसका मानव विकास भी क्या होगा? कम होगा। दूसरा है आपका कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम का अर्थ है कि उस देश का जो सरकार है वो अपने नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पे कितना खर्च करता है। अगर कोई देश अपने नागरिकों पे स्वास्थ्य और शिक्षा में ज़्यादा खर्च करता है मतलब उसका मानव विकास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कम खर्च करता है तो उसका मानव विकास भी क्या होगा? कम होगा। अगला है आपका क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम क्या है? देखिए, क्षमता उपागम का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। इसको पहचानते हैं ना आप लोग? कल ही आप पढ़े थे इसके बारे में। तो अमर्त्य सेन ने इसका किया था। इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना क्षमतावान है। अगर ज़्यादा क्षमतावान है तो उसका विकास भी ज़्यादा होगा, कम है तो उसका विकास भी कम होगा। आधारभूत आवश्यक उपागम। तो इसका अर्थ होता है कि लोगों के पास आधारभूत संरचना कितना है। जैसे आधारभूत में क्या क्या आ जाएगा बताइए? आधारभूत आवश्यकता क्या क्या है? मिनिमम नीड्स क्या है आपका? एक तो आपका आवास है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। और बताइए, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जलापूर्ति है, ये सब ना है ना, भोजन है, पानी वही भोजन हो गया। ये सब के बिना कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये सब किसी भी व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो जितना आधारभूत संरचना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? मानव विकास होगा। आया समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए फटाफट। सबसे पहले आपको बोलना है आय उपागम। आय उपागम में लिखिएगा, आय उपागम मानव विकास का सबसे अच्छा उपागम है। इसमें यदि किसी का आय ज़्यादा होता है तो उसका मानव विकास भी ज़्यादा माना जाता है, और यदि किसी का आय कम होता है तो उस देश का मानव विकास भी कम माना जाता है। दूसरा कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम क्या है? तो इस उपागम के तहत यह देखा जाता है कि सरकार जो है वो अपने नागरिकों के ऊपर कितना खर्च कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कल्याण उपागम। एकदम से बदमाश समय आप लोग। क्षमता उपागम में क्या लिखिएगा? कौन था? तो इस उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? अमर्त्य सेन ने किया था। नाम क्या है इनका? अमर्त्य सेन है। अल्लाह नहीं। और इसमें देखा जाता है कि उसका क्षमता कितना है।
और अंतिम में आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इसमें आधारभूत आवश्यकता जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, भोजन, ये सब देखा जाता है। जिसका ज़्यादा होगा उसका उपागम आय ज़्यादा होगा। चलिए लिखिए बराबर। गर्मी आजकल बहुत कर दिया है, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। लिखिए आय उपागम में डैश दे करके लिखिए। ये है ना आय उपागम, आय उपागम मानव विकास उपागम का, जल्दी लिखिए। आय उपागम, आय उपागम क्या चीज, जाइए ना। आय उपागम मानव विकास का उपागम का अच्छा उपागम है। आय उपागम मानव विकास के उपागम का अच्छा उपागम है। जिस भी देश का अर्थव्यवस्था, जिस भी देश का आय, जिस भी देश का आय ज़्यादा होगा, जिस भी देश का आय ज़्यादा होगा, उसका मानव विकास भी अधिक होगा। तो हमको पता है ना, हाँ, उसका मानव विकास भी अधिक होगा। दूसरा लिखिए कल्याण उपागम। इस उपागम में, इस उपागम में, कल्याण उपागम में लिखिए, इस उपागम में यह देखा जाता है, इस उपागम में यह देखा जाता है कि वहाँ का सरकार, इस उपागम में यह देखा जाता है कि वहाँ का सरकार अपने नागरिकों के, ऐ अल्लाह, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य व शिक्षा पे, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य व शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है। स्वास्थ्य व शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है। अगला लिखिए क्षमता उपागम। अगला लिखिए क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में डैश दे करके लिखिए। इस उपागम का प्रतिपादन, इस उपागम का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। इस उपागम का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। देखिए, इस उपागम का प्रतिपादन, पकड़िए नीचे, अमर्त्य सेन ने किया था। इसमें लोगों का, इसमें लोगों का क्षमता, इसमें लोगों का क्षमता को देखा जाता है। चलिए अगला लिखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम। हो गया। आधारभूत आवश्यकता उपागम में डैश दे करके लिखिए। आधारभूत आवश्यकता उपागम में डैश दे करके लिखिए। बढ़िया काम कर रहे हैं। जिधर जिधर हम जाएंगे उधर उधर पंखा घुमाइएगा आप। लिखे, इसमें लिखिए व्यक्ति का आधारभूत आवश्यकता, व्यक्ति का आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता जैसे आवश्यकता, जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्ति का आधारभूत आवश्यकता जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, भोजन, भोजन के आधार पर,
मानव विकास का स्थिति पता किया जाता है। का स्थिति पता किया जाता है। भोजन के आधार पर मानव विकास का स्थिति पता किया जाता है। अगला हेडिंग दीजिए, मानव विकास सूचकांक। चलिए समझिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहला प्रकाशन इसका 1990 में किया गया था। कौन था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। और इसका आधार क्या होता है? तो साक्षरता, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच होता है। पीछे बैठ के गप मत करे। इसका जो आधार होता है वो साक्षरता, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच होता है। तीनों को आधार बना करके इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसका भागीदारी कितना होता है तीनों का? 1/3, यानी कि लगभग 33% इसका, लगभग 33% इसका और लगभग 33% इसका। सब मिला करके काउंट करके एक डिजिट, एक प्रकाशन निकलता है। उसके आधार पर बताया जाता है कि किसका HDI ज़्यादा है, किसका HDI कम है। 0 से 1 के बीच में किया जाता है। जैसे मान के चलिए किसी का 0.938 है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला ज़्यादातर पास में किसके है? 1 के, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा? 1। तो इसका जो HDI होगा वो काफ़ी उच्च होगा। और किसी का HDI मान के चलिए 2/3 है, तो इसका जो HDI होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? निम्न होगा। यानी कि 1 के पास जितना होगा उतना ज़्यादा उसका HDI ज़्यादा होगा। 22 का जो प्रकाशन निकला था उसमें भारत का जो स्थान था वो 131वां स्थान था। 193 देश में भारत का जो स्थान था वो 131वां स्थान था। तो आप सोच सकते हैं, श्रीलंका का भारत का आगे था, पाकिस्तान से का भी भारत से आगे था, बांग्लादेश भी भारत से आगे था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे तीनों का भागीदारी है, साक्षरता का भी भागीदारी है, स्वास्थ्य का भी भागीदारी है और संसाधन तक पहुँच का भी भारी है। और भारत काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है, श्रीलंका छोटा है, बांग्लादेश छोटा है, तो वहाँ पे ये सब आसान होता है, इसलिए उसका HDI ज़्यादा हो जाता है भारत की तुलना में। बात समझ में आया? आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया ज्योग्राफी का। 4 लेसन था आपका, खत्म हो गया चारों। लिखिए, मानव विकास सूचकांक। अच्छा एक बार लिख लीजिए फिर बता दें। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास बाबू यहाँ ला के मारेंगे, ये बात याद रहिए। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी का फुल फॉर्म पूछ देता है, सुने दिया? कभी कभी UNDP का बोलेगा, फुल फॉर्म लिखिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका आधार
शिक्षा, जिसका आधार शिक्षा, साक्षरता भी आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य, जिसका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्तियों का संसाधनों तक पहुंच, एवं व्यक्तियों का संसाधनों तक पहुंच को बनाया जाता है। व्यक्तियों का संसाधनों तक पहुंच तक बनाया जाता है। तीनों का भागीदारी 1/3 होता है। तीनों का भागीदारी 1/3 होता है। तीनों का भागीदारी 1/3 होता है। जिस देश का HDI एक के पास जितना होता है, जिस देश का HDI एक के पास जितना होता है, जिस देश का HDI एक के पास जितना होता है, उसका HDI उतना ही उच्च होता है। उसका HDI उतना ही उच्च होता है। और जिस देश का HDI 0 के पास होता है, उसका HDI उतना ही निम्न होता है। जिस देश का HDI 0 के पास होता है, उसका HDI उतना ही निम्न होता है। उतना ही निम्न होता है। चलिए क्वेश्चन लिखेगा सब। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न लिखिए, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है? मानव विकास से आप क्या समझते हैं? विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न लिखिए, विकासहीन वृद्धि एवं विकासयुक्त वृद्धि में क्या अंतर है? विकासहीन वृद्धि एवं विकासयुक्त वृद्धि में क्या अंतर है? हाँ, विकासयुक्त वृद्धि में क्या अंतर है? विकासहीन वृद्धि एवं विकासयुक्त वृद्धि में क्या अंतर है? अगला लिखिए, मानव विकास का अवधारणा से आप क्या समझते हैं? मानव विकास का अवधारणा से आप क्या समझते हैं? हाँ, अगला लिखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? अगला प्रश्न लिखिए, अभी क्या बताए थे इसके पहले? इसके पहले हाँ, मानव विकास का 4 स्तंभ लिखे। मानव विकास का 4 स्तंभ लिखे। मानव विकास का 4 स्तंभ लिखे। अगला, मानव विकास का उपागम लिखे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया।